हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम देख रहे हैं हमारी क्लास 12th का जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले हमारे आनुवांशिक शब्दावली, मेंडल के बारे में और उसके अलावा मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ा है। अब आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मेंडल के नियमों के कुछ अपवाद हैं जिनको देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से अपूर्ण प्रभाविता अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता अर्थात को डोमिनेंस के बारे में आज देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसकी शुरुआत हम करने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता से अर्थात इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये हम देखते हैं क्या होता है। हम बात करने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, हमने पढ़ा है कि मेंडल है, उन्होंने एक नियम दिया था और जिसका नाम होता है प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है? मेंडल का प्रभाविता का नियम बोलता है कि यदि हम दो विप्रियासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य में संकरण करवाते हैं तो F1 पीढ़ी के अंतर्गत केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। अप्रभावी लक्षण होता है वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है और इसे मेंडल ने क्या नाम दिया था? प्रभाविता का नियम। तो मेंडल के इस नियम के अनुसार तो जो F1 पीढ़ी है उसके अंतर्गत केवल एक ही लक्षण प्रकट होना चाहिए या प्रभावी लक्षण ही प्रकट होना चाहिए, अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि किन्हीं दो पादपों के मध्य में यदि हमने संकरण करवाया तो उसमें हमें F1 पीढ़ी के अंतर्गत कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिले हैं जो ना तो पूर्ण रूप से पहले जनक के साथ मिलते हैं ना ही पूर्ण रूप से दूसरे जनक के साथ मिलते हैं, बल्कि इनके स्थान पर इन दोनों का मिला जुला रूप होता है वो हमें देखने को मिलता है। कहने का मतलब कोई सा भी लक्षण होता है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। कोई सा भी लक्षण होता है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। इन दोनों के बीच का लक्षण, एक नया लक्षण क्या होता है? प्रकट होता है। जैसे कि इसके लिए आपको एक उदाहरण दिखाता हूं मैं। इसके लिए आपको एक उदाहरण दिखाया जाए। ये यहां पर एक उदाहरण आप देख रहे होंगे कि एक पादप था। उस पादप का नाम आपको ध्यान रखना है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो देखने को मिलता है उस पादप का नाम है श्वान पुष्प। उस पादप का नाम है श्वान पुष्प का एक पादप है जिसे हम श्वान पुष्प को हम स्नेप ड्रैगन या एंटी
रोडिनेज, एंटी रोडिनेज पादप भी कहते हैं। ये इसी के क्या है नाम, श्वान पुष्प का पादप या स्नैपड्रैगन प्लांट या एंटी रोडिनेज है, वो एक पादप का नाम है। और इस पादप के अंतर्गत लाल रंग के पुष्प भी होते हैं और इसके अलावा सफेद रंग के पुष्प भी होते हैं। लाल रंग के पुष्प भी होते हैं और सफेद रंग के पुष्प भी पाए जाते हैं। अब क्या देखा गया कि यदि हम इस लाल रंग वाले पुष्प वाले स्नैपड्रैगन प्लांट है उसका संकरण यदि सफेद रंग वाले पुष्प के साथ करवाते हैं, सफेद रंग वाले पुष्प के साथ करवाते हैं, तो मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था भाई, इन दोनों में से जो भी प्रभावी रूप है वो F1PD में प्रकट होना चाहिए था। कहने का मतलब यदि लाल रंग प्रभावी होता तो F1PD में कौन सा रंग आना चाहिए था, F1PD में पुष्प थे वो किस रंग के होने चाहिए थे, लाल रंग के। कैसे होने चाहिए थे, लाल रंग के होने चाहिए थे। किसके अनुसार, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार। लेकिन हमने क्या देखा कि ये लाल रंग के पुष्प नहीं बनते हैं बल्कि F1PD में गुलाबी रंग के पुष्प मिलते हैं। कैसे पुष्प मिलते हैं, गुलाबी रंग के पुष्प मिलते हैं। कहने का मतलब ये लाल रंग है, ये लाल रंग F1PD के अंतर्गत अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करे पाया है। इसमें कुछ लक्षण हैं वो किसके भी उपस्थित आ गए हैं, सफेद रंग के। और इस कारण सफेद रंग जब लाल रंग के साथ दिखता है तो ये लाल है वो किस में बदल जाता है, गुलाबी में बदले जाता है। और इस घटना को कहा गया अपूर्ण प्रभाविता। इस घटना को क्या कहा गया, अपूर्ण प्रभाविता। यहां पर इसी चीज को यहां पर दिखाया हुआ है कि ये एक प्लांट था जिसके पुष्प हैं। कौन सा प्लांट है, श्वान पुष्प या स्नैपड्रैगन प्लांट। इसके हमने एक लिए लाल रंग के पुष्प। कैसे पुष्प लिए भाई, लाल रंग के पुष्प। और एक लिए हमने सफेद रंग के पुष्प। लाल रंग के पुष्प हैं, इनको हमने दर्शाया है कैपिटल R के द्वारा और सफेद रंग वाले को दर्शाया है स्मॉल r के द्वारा। नियम के अनुसार ये प्रभावी होना चाहिए था, ये अप्रभावी होना चाहिए था। कहने का मतलब F1PD के अंतर्गत हमें पूरे के पूरे पुष्प कैसे दिखाई देने चाहिए थे, लाल रंग के दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन क्या ये लाल रंग है, क्या ये कैसा रंग है, गुलाबी रंग। तो पूरे के पूरे पुष्प हैं हमें किस रंग के दिखाई दे रहे हैं, गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे हैं। और इस घटना को कहा गया अपूर्ण प्रभाविता। कहने का मतलब लाल रंग अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाया। जब इस F1PD के पादपों के मध्य में क्या करवाया गया, स्वपरागण करवाया गया। क्या करवाया गया, स्वपरागण। मतलब इन्हीं के मध्य में क्या करवाया हमने, जनन। तो ये वाला जो पुष्प लिया हमने, तो एक R कैपिटल है और एक R स्मॉल है, ऐसे युग्मक बने। और ऐसा ही दूसरा पादप लिया हमने, उसमें R कैपिटल और R स्मॉल। तो हमें F2PD में क्या देखने को मिला कि लाल रंग का पुष्प भी देखने को मिला, गुलाबी रंग के पुष्प भी देखने को मिले और सफेद रंग का पुष्प भी देखने को मिला। सफेद रंग का पुष्प भी देखने को मिला। और इसी घटना को कहा गया अपूर्ण प्रभाविता। यदि हम अपूर्ण प्रभाविता के लिए लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात देखें तो क्या होगा भाई। देखो, लक्षण प्रारूप मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है। अब बाहर से देखो, ये पुष्प कैसा दिख रहा है, लाल। ये दो पुष्प कैसे दिख रहे हैं, गुलाबी। ये एक पुष्प कैसा दिख रहा है, सफेद। तो इसका जो बाह्य
स्वरूप अर्थात लक्षण प्रारूप अनुपात अर्थात फिनोटाइप अनुपात हो गया है, वो कैसा हो गया है? 1:2:1, अर्थात 1 है वो रेड है, 2 है वो पिंक और 1 है वो व्हाइट। तो 1:2:1 हो गया। इसका कौन सा अनुपात है? लक्षण प्रारूप अनुपात। यदि हम इसका जीनोटाइप अनुपात देखें, जीनोटाइप मतलब जीन की संरचना देखो, जीन की संरचना में एक पुष्प तो ऐसा है जिसमें दोनों आर कैपिटल हैं, 2 पुष्प ऐसे हैं जिसमें एक आर कैपिटल और एक आर है स्मॉल, और एक पुष्प ऐसा है जिसके दोनों आर क्या हैं? स्मॉल है। इसका मतलब है इसका जो जीनोटाइप अनुपात होगा 1:2:1। कहने का मतलब इस अपूर्ण प्रभाविता वाले घटना के अंतर्गत, कौन सी घटना के अंतर्गत है? अपूर्ण प्रभाविता वाली घटना के अंतर्गत जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो भी कैसा होता है? 1:2:1। मतलब इस अनुपात में हमें वो पुष्प दिखाई देंगे, और जीनोटाइप अनुपात होगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा। जीनोटाइप अनुपात होगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इस घटना को क्या कहा गया? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के लिए उदाहरण जो आपको याद रखना है, सबसे बेस्ट उदाहरण इसका माना जाता है, वो माना जाता है इस स्वान पुष्प को। स्वान पुष्प बोल दो, स्नैपड्रैगन प्लांट बोल दो, एंटी रोडिनेज प्लांट बोल दो, ये इसी के क्या है? नाम। तो ये हमने किसके बारे में देखा है? अपूर्ण प्रभाविता के बारे में देखा है। अपूर्ण प्रभाविता का हम एक उदाहरण और देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 किसका है भाई? अपूर्ण प्रभाविता का। और ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। यदि हम इसको देखें तो ये एक बीज की आकृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीज की आकृति से संबंधित। हम ये मान लेते हैं कि जो ये बीज की आकृति होती है ये 2 तरीके की होती है, या तो गोल होता है और या फिर कैसा होता है? झुर्रीदार। या तो बीज कैसा होता है? गोल, या फिर कैसा होता है? झुर्रीदार। ये गोल और झुर्रीदार बीज बनते क्यों हैं? ये बीज बनते क्यों हैं? ये बीज बनते हैं एक जीन के कारण से। किसके कारण से बनते हैं? जीन। और इस जीन को बोला गया है बी जीन। कौन सी जीन? बी जीन। ये जीन होती है, ये आपकी मंड, कहने का मतलब स्टार्च बनाती है। क्या बनाती है? स्टार्च। और ये स्टार्च होता है बीजों में, क्या होता है? संग्रहित होता है। बीजों में क्या होता है? संग्रहित। और इसके कारण से, बीजों में संग्रहित होने के कारण से बीजों की आकृति निर्धारित होती है कि बीज होगा वो गोल होगा कि झुर्रीदार। ये किस पर डिपेंड करता है? ये मंड अर्थात स्टार्च पर डिपेंड करता है। यदि मंड के कण बड़े हैं तो बीज बनेगा गोल। यदि मंड अर्थात स्टार्च के कण बड़े बनेंगे एकदम, तो बीज कैसा बनेगा? गोल। यदि मंड के कण छोटे हैं, यदि मंड के कण छोटे हैं, बड़े कण और छोटे कण, तो बीज बनेगा क्या? झुर्रीदार। ये जो जीन होती है इसके 2 स्वरूप हैं। एक हो गया कैपिटल बी, एक हो गया स्मॉल बी। कैपिटल बी और स्मॉल बी। यदि हम देखें कि ये कैपिटल बी है, ये बड़े आकार के कणों के मंड के लिए क्या है? उत्तरदायी है। और स्मॉल बी है, ये छोटे आकार के कण बनाता है। कैसे कण बनाता है? छोटे आकार के कण।
अब किसी पादप में हो सकता है ये दोनों हो, किसी पादप में हो सकता है ये दोनों हो, और किसी पादप में ऐसा भी हो सकता है एक ये और एक ये हो। ये तो हो ही सकता है कि किसी भी जीन के दो एलील होते हैं वो पादप में पाए जाते हैं, किसी भी जीन के दो एलील पाए जाते हैं, और ये दो एलील कोई से भी हो सकते हैं, प्रभावी भी हो सकते हैं, अप्रभावी भी हो सकते हैं, दोनों एक एक भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर कितने बन जाएंगे? 3। भाई पादप में या तो कैपिटल बी हो सकता है, या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है, या फिर स्मॉल बी हो सकता है। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखो ये कैपिटल बी है, ये बड़े आकार के कण बनाएगा, कैसे कण बनाएगा? बड़े आकार के मंड के कण बनाएगा, और बड़े आकार के मंड के कण बनाएगा तो बीज कैसा होगा? गोल। बीज कैसा होगा? गोल। ये स्मॉल बी वाला है, ये छोटे आकार के कण बनाएगा। कैसे कण बनाएगा? छोटे कण। तो बीज कैसा होगा? झुर्रीदार। बीज कैसा होगा? झुर्रीदार। और ये बीच वाला है, कहने का मतलब जिसमें एक बी कैपिटल है और एक बी स्मॉल है। ये कण कैसे बनाएगा? मंजोले, मतलब बीच के कण बनाएगा, ना तो ज्यादा बड़े कण बनाएगा ना ही ज्यादा छोटे कण बनाएगा। और फिर ये जो बीज होगा, ये बीज होगा, ये हालांकि बाहर से देखने में तो गोल दिखेगा हमें। ये जी हम केवल बीज की आकृति के ऊपर देखें, यदि हम केवल बीज की आकृति के ऊपर ध्यान दें तो ये हमें ऐसे दिखता है कि पूर्ण रूप से क्या है? प्रभावी। भाई पूर्ण रूप से किसका उदाहरण है? प्रभाविता का। यदि किसको ध्यान में रखें? विशेष रूप से बीज के आकार को ध्यान में रखें। लेकिन हम मान ले कि बीज के आकार को ध्यान में नहीं रखें, हम ध्यान में किसको रखें? मंड के कण के आकार को। किसको ध्यान में रखें? मंड के कण के आकार को ध्यान में रखें। हम ये मान के चलें कि मंड के कण हैं, उसके आधार पर यदि हम देखकर चलें तो यहां पर देखो बड़े कण बने, यहां पर मंजोले और यहां पर छोटे। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो ये कैपिटल बी पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखा पाया और ना ही ये स्मॉल बी पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखा पाया। और इसके कारण से, दोनों की उपस्थिति के कारण से कण कैसे हो गए? मंजोले हो गए। कहने का मतलब बीच के कण हो गए। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, इस प्रकार से यदि हमें देखें तो इस पूरे उदाहरण से हमें 2 चीजें समझ में आती हैं। कितनी चीजें समझ में आती हैं? 2। पहली चीज यह हमारी यह समझ में आती है, बीज के आकार के अनुसार यदि हम इस मंड के कण को ध्यान में नहीं रखें, केवल हम यह देखें कि बीज का आकार कैसा है, बीज के आकार के अनुसार यह कैसा उदाहरण है? प्रभाविता का उदाहरण है। यदि हम केवल और केवल बीज के कण को ध्यान में रखें तो यह हमें दिखाई देता है कैसा उदाहरण है? प्रभाविता का। लेकिन क्या भाई? मंड के कणों के आधार पर, मंड के कणों के आधार पर यह अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। यदि हम मंड के कणों को ध्यान में रखेंगे, मंड के कणों को लक्षण मानेंगे तो यह कैसा उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का।
यदि हम केवल बीज के आकार को उदाहरण मानेंगे, उसको आधार मानेंगे, तो फिर यह पूर्ण रूप से प्रभाविता का उदाहरण है। तो यह उदाहरण बताने का क्या मकसद है? यह उदाहरण हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि यह प्रभाविता का उदाहरण है कि अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तो ये दो तरीके से इसको देखने के तरीके हो सकते हैं। हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे देखने के तरीके के ऊपर डिपेंड करेगा। बीज के आकार के आधार पर पूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, मंड के कण के आधार पर यह कैसा उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सारी चीजें होंगी, ये समझ में आ गई होंगी। तो ये थे हमारी अपूर्ण प्रभाविता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस थी, उसको मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया है, जिसके दो उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं सह प्रभाविता। कहने का मतलब कोडोमिनेंस। किसके ऊपर बात करने वाले हम? कोडोमिनेंस अर्थात सह प्रभाविता के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सह का मतलब होता है साथ साथ। देखो, अपूर्ण और सह प्रभाविता में थोड़ा सा अंतर है। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब हो गया कि दोनों में से कोई नहीं, इनके बीच का हो गया। जबकि सह प्रभाविता में पहला भी उपस्थित होगा और दूसरा लक्षण भी उपस्थित होगा। दोनों लक्षण होंगे, दोनों के प्रभाव दिखाई देंगे, दोनों साथ साथ प्रभावी होंगे। तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या हो गया है? कोडोमिनेंस का मतलब होता है, या सह प्रभाविता का मतलब होता है, किसी लक्षण के दोनों विपर्यासी स्वरूप यदि साथ साथ प्रभावी होते हैं, यदि दोनों साथ साथ प्रभावी होते हैं, तो फिर उसे क्या कहा जाता है? सह प्रभाविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सह प्रभाविता। अब इसके लिए आपको सबसे बढ़िया उदाहरण जो पूछा जाए, या आप इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो समझाना चाहते हैं, वो होता है मानव का रक्त समूह। इसका उदाहरण, सबसे बेस्ट उदाहरण कौन सा माना जाता है? उदाहरण में आपको ध्यान रखना है, मानव रक्त समूह है। मानव रक्त समूह होता है, इसका बेस्ट उदाहरण है, या जिसे हम एबीओ समूह बोलते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये उदाहरण कैसे है बेस्ट? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा भाई? मानव का जो रक्त समूह होता है, ये एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है भाई? जीन के द्वारा। सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कंप्लीटली? एकदम बिल्कुल आसान भाषा के अंतर्गत आपको बताया जा रहा है। हमें पता है कि मनुष्य में जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वो एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है। जीन उसको निर्धारित करती है, और उस जीन का नाम क्या होता है? उस जीन का नाम होता है आई जीन। कौन सी जीन होती है? आई जीन। ये आई जीन होती है, ये आई जीन होती है। ये कैसी जीन है? ये बहुविकल्पी जीन है। कैसी जीन है भाई? बहुविकल्पी।
बहु का मतलब हो गया बहुत सारे, और विकल्पी का मतलब युग्म विकल्पी। सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि किसी भी जीन के लिए, सामान्य तौर पर हम ये जानते हैं कि किसी भी जीन के लिए दो विपर्यासी युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, दो युग्म विकल्पी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम लंबाई के लिए देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये जो जीन है आई जीन, ये कैसी जीन है? बहुविकल्पी जीन है। कहने का मतलब इसके जो युग्म विकल्पी होते हैं, इसके जो एलील होते हैं, ये दो से ज्यादा पाए जाते हैं, दो से ज्यादा पाए जाते हैं। भाई कोई समस्या तो नहीं है? बहु का मतलब हो गया ज्यादा, और किससे ज्यादा? दो से ज्यादा। तो इसके कितने होते हैं? इसके होते हैं 3। कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 3। एक होता है आई ए, एक होता है आई बी, और एक होता है स्मॉल आई। कितने युग्म विकल्पी पाए जाते हैं? 3। इन 3 में ये वाला प्रभावी है। इन 3 में यदि हम देखें तो ये कैसा है? प्रभावी। ये कैसा है? प्रभावी। और ये स्मॉल आई है, ये कैसा है? अप्रभावी। समझ में आ रही होंगी यहां तक की बातें कि ये वाला प्रभावी है, ये भी प्रभावी है, और ये भी, ये कैसा है? अप्रभावी। 3 युग्म विकल्पी उपस्थित हैं। लेकिन किसी एक मनुष्य के लिए यदि हम बात करें तो तीनों तो साथ पाए नहीं जाएंगे। किसी मनुष्य में इन तीनों में से कोई भी 2 युग्म विकल्पी उपस्थित हो सकते। कितने युग्म विकल्पी उपस्थित हो सकते हैं भाई? 2। अब 2 जो हैं वो एक ही तरीके के भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। 2 होंगे, बस ये ध्यान रखना। दोनों ये वाले भी हो सकते हैं, दोनों ये वाले भी हो सकते हैं, दोनों ये वाले भी हो सकते हैं, या फिर एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, या फिर एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है एक ये हो और एक ये हो। तो कहने का मतलब ये हो गया है, कहने का मतलब ये हो गया है कि 2 युग्म विकल्पी पाए जाएंगे इन तीनों में से। तो इसके अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बने सकते हैं। यहां पर क्या बन सकते हैं भाई? कॉम्बिनेशन बने सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, पहला कॉम्बिनेशन यह बन सकता है कि किसी व्यक्ति में आई ए और आई ए जीन उपस्थित हो, पहला बन सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन यह बन सकता है कि किसी व्यक्ति में आई ए आई बी उपस्थित हो। तीसरा कॉम्बिनेशन यह बनता है किसी व्यक्ति में आई ए और स्मॉल आई वाला उपस्थित हो। 3 तो ये हो गए। फिर चौथा कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? किसी व्यक्ति में आई बी उपस्थित हो। पांचवा कॉम्बिनेशन क्या बनता है? किसी व्यक्ति में आई बी और स्मॉल आई उपस्थित हो। और लास्ट कॉम्बिनेशन यह बनता है कि दोनों आई हो, वो कैसे हो? स्मॉल। यही तो कॉम्बिनेशन बनते हैं भाई। इनमें से 2 पाए जाएंगे। अब 2 कौन कौन से हो सकते हैं? कोई से भी हो सकते हैं। 2 एक समान भी हो सकते हैं, 2 अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। इसका इसके साथ भी बना लिया, इसका इसके साथ भी बना दिया, इसका है इसके साथ ही बन गया, इसका इसके साथ भी बन गया। तो इस प्रकार से ये 6 कॉम्बिनेशन क्या है? पॉसिबल हैं। हमें पता है कि ये आई ए है, वो कैसा है? प्रभावी। ये आई ए है, ये आई ए है, वो बनाता है ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन बनाता है? ए एंटीजन।
ये बी वाला है वो क्या बनाता है, बी एंटीजन, और ये अप्रभावी है, इस कारण कोई भी एंटीजन नहीं बनाता है। तो यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत पहले वाले में आई ए और आई ए उपस्थित है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि क्योंकि ये दोनों प्रभावी हैं, दोनों एक ही समान है। तो ये वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंतर्गत ए एंटीजन बनेगा। कौन सा एंटीजन बनेगा, ए। इस वाले व्यक्ति में देखो, दूसरे व्यक्ति में आई ए बी है जो खुद प्रभावी है, आई बी बी है जो भी प्रभावी है। अब क्या हो भाई, कौन सा अपना रूप दिखाएगा, कौन सा अपना एंटीजन बनाएगा? ए वाला भी प्रभावी है, बी वाला भी प्रभावी है, बताओ भाई। इस स्थिति में क्योंकि दोनों ही प्रभावी हैं तो दोनों युग्म विकल्पी हैं, अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे, अपना अपना एंटीजन बनाएंगे। तो इस स्थिति में ए एंटीजन भी बनेगा और बी एंटीजन भी बनेगा, दोनों ने अपना प्रभाव दिखाया। इस स्थिति में ए एंटीजन बनेगा, इस स्थिति में बी एंटीजन बनेगा, इस स्थिति में बी एंटीजन बनेगा, इस स्थिति में कोई एंटीजन नहीं बनेगा। यही तो होगा, यही तो होगा। अगर ए एंटीजन होता है, अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी, ये देखो ये एंटीजन होते हैं आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अब आप खुद सोचो, ए एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ए और बी है। अब देखो ए एंटीजन भी है, बी भी एंटीजन है, ए वाला भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, बी वाला भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो इस व्यक्ति का रक्त समूह होगा ए बी। इसका रक्त समूह कौन सा होगा, ए बी। ए वाले में कैसा होगा, ए, बी वाले में कैसा होगा, बी, बी वाले में कैसा होगा, बी, और इस वाले व्यक्ति में जिसमें ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, उसका रक्त समूह माना जाता है ओ। उस रक्त समूह को क्या कहते हैं, ओ। तो यहां पर यदि आप देखोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है, या प्रॉब्लम तो क्या बोले, वास्तव में ये देखें, ये वाला उदाहरण कौन से रक्त समूह का, ए बी रक्त समूह का। कौन से रक्त समूह का भाई, ए बी रक्त समूह वाला यदि हम उदाहरण देखें तो इस उदाहरण के आधार पर बताया जा सकता है कि इसमें ये वाला युग्म विकल्पी अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये वाला भी प्रभाव दिखा रहा है। कहने का मतलब दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ अपने प्रभाव को दर्शा रहे हैं। दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ अपने प्रभाव को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो ये जो उदाहरण है, ये वाला उदाहरण, ये सह प्रभाविता दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, सह प्रभाविता को दर्शा रहा है। तो कोई आपसे पूछ ले कि सह प्रभाविता क्या होती है, तो आपको बताना है कि सामान्य तौर पर प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट करता है और अप्रभावी लक्षण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि F1 पीढ़ी में दो युग्म विकल्पी होते हैं, वो अपने अपने लक्षण को प्रकट करते हैं और साथ साथ प्रकट करते हैं, अर्थात दोनों लक्षण प्रभावी होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सह प्रभाविता कहते हैं। आपसे कोई पूछे इसका उदाहरण याद है क्या, आपको बताना है कि याद है हमें। कौन सा उदाहरण होता है तो बता देना, मानव का रक्त समूह। अब आपसे पूछेगा कि मानव के रक्त समूह में तो 4 होते हैं, ए बी होता है, बी बी होता है, ए बी बी होता है और ओ बी होता है, उसमें से कौन सा दर्शाता है, तो उसमें से आपका दर्शाता है कौन सा, ए बी रक्त समूह होता है, वो आपका क्या दर्शाता है, सह प्रभाविता को दर्शाता है। तो आज का जो ये वीडियो था, इसके अंतर्गत पहले हमने क्या देखा, अपूर्ण प्रभाविता को, इसके बाद में हमने किसको देखा, सह प्रभाविता को देखा है। तो ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी।
अब देखो, अपूर्ण प्रभाविता भी समझ लिया, सह प्रभाविता भी समझ लिया। एक चीज मैं और समझा देता हूं आपको साथ साथ में। जो हमारा परीक्षण संकरण होता है, यह हमारा एक टॉपिक और रह रहा है, परीक्षण संकरण, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं भाई? टेस्ट क्रॉस। परीक्षण संकरण क्या है? देखो, इसको फटाफट फटाफट समझ लेते हैं। परीक्षण का मतलब हो गया कि पता लगाना, किसी व्यक्ति का या किसी के भी बारे में क्या लगाना? पता लगाना। आप मेरे को यह बताओ, आप मेरे को यह बताओ कि मटर का पुष्प है और उसका रंग है, दो तरीके का है। कितने तरीके का है? दो। एक होता है बैंगनी रंग का पुष्प और एक होता है सफेद रंग का पुष्प। अब बैंगनी रंग का प्रभावी है और सफेद रंग का अप्रभावी है। या हम बोल लें कि मटर के पादप है, मटर का पादप, और इसकी लंबाई है। इस लंबाई में यदि हम देखें तो एक है लंबापन और एक है बोनापन। ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। अब आप समझो कि एक पादप है लंबा, एक पादप है बोना। बाहर से देखने पर दो पादप हैं, जिसमें से एक लंबा है और एक बोना है। बोना पादप है, उसका मैं आपसे पूछूं कि जीनोटाइप क्या होगा, तो बोने में तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आप सीधा सीधा बता सकते हो कि इस पादप का जीनोटाइप होगा वो स्मॉल टी होगा। मतलब ये दोनों टी साथ होते तभी पादप क्या होता है? बोना होता है। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, इसका तो हमें आसानी से पता लग सकता है कि बोना पादप है तो उसका जीनोटाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यदि पादप लंबा है, मैं अब आपसे ये पूछूं कि ये जो लंबा पादप है ये कैसा है? मेरे को ये बताओ कि ये पादप लंबा है, उसका जीनोटाइप बताऊं, तो आप कैसे बताओगे भाई? लंबे पादप का जीनोटाइप ये भी होता है, लंबे पादप का जीनोटाइप ये भी होता है। ये दोनों ही होते हैं, ये दोनों ही लंबे हैं। लंबा पादप है तो या तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। मेरे को बताना है, मेरे को बताना है कि इन दोनों में से कौन सा है। मेरे को पता नहीं है। कहने का मतलब ये लंबा पादप है, ये कैसा पादप है? अज्ञात पादप है। इसका जीनोटाइप है वो कैसा है? अज्ञात। और मेरे को जीनोटाइप बताना है, तो कैसे बताऊंगा? इस अज्ञात जीनोटाइप को बताने के लिए ही किसको काम में लिया जाता है? परीक्षण संकरण को काम में लिया जाता है। अज्ञात जीनोटाइप है उसको ज्ञात करने के लिए। और अज्ञात जीनोटाइप किसका होता है? अप्रभावी का तो होगा नहीं। कौन से का होगा? प्रभावी जो लक्षण है, प्रभावी लक्षण है उसी का होगा। तो उसके जीनोटाइप को ज्ञात करने के लिए हम परीक्षण संकरण काम में लेते हैं। यह आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अज्ञात प्रभावी लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब हो गया है फिनोटाइप। भाई आपको पहले जीनोटाइप ही दे दे तब तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर आपको फिनोटाइप दिया है जो कैसा है? अज्ञात है। और अज्ञात हमेशा कैसा होगा? प्रभावी। अप्रभावी अज्ञात होता ही नहीं है। अज्ञात प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले
पादप का जीनोटाइप पता लगाने के लिए इसका संकरण किसका संकरण है? इस अज्ञात पादप का संकरण उस या उसके अप्रभावी जनक से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? अप्रभावी जनक से करवाते हैं। तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। भाई परीक्षण तो क्यों बोल दिया? क्योंकि पता लगाने के लिए कर रहे हैं। किसका संकरण किसके साथ होगा? अज्ञात पादप का संकरण होगा अप्रभावी जनक के साथ। किसके साथ होगा? अप्रभावी जनक के साथ संकरण होगा। चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लो आपके पास पादप है, मान लो आपके पास एक पादप है। कैसा पादप है? लंबा पादप। कोई समस्या नहीं है। अब ये लंबा पादप जो है ये दो तरीके का हो सकता है। ये हमें पता लगाना है कि ये लंबा पादप है। या तो हो सकता है कैपिटल टी वाला, और या फिर हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। इन दोनों में से एक होने की क्या है? संभावना है। हम देखना चाहते हैं कि ये लंबा पादप है ये वाला है कि ये वाला है। तो हम क्या करेंगे? दोनों के लिए संभावना देख लेते हैं। किसके लिए संभावना देख लेते हैं? दोनों के लिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका संकरण हम किसके साथ करवाते हैं? अप्रभावी जनक के साथ। और अप्रभावी कैसा होगा? लंबे के लिए अप्रभावी रूप कौन सा होता है? बोना। तो बोना पादप होता है, उससे हम क्या करवा लेते हैं? संकरण, जो कि क्या है? अप्रभावी पादप है। इसका हम क्या करवा लेते हैं? संकरण। तो इसका यदि हम संकरण करवाएंगे तो कैसे पादप प्राप्त होंगे? क्या संभावना होगी? देखो इसके जो युग्मक होंगे दोनों ही स्मॉल टी प्रकार के युग्मक होंगे। सही बात है, बिल्कुल। इसके जो युग्मक होंगे एक कैपिटल टी होगा और एक कैसा होगा? स्मॉल टी वाला होगा। कैसा होगा? स्मॉल टी वाला होगा। अब आप खुद ही देखो, यदि इसके साथ संकरण होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर बनेगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी मिलकर बनेगा ये वाला। ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी बन के बनेगा ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी बनेगा ये। कहने का मतलब ये पादप कैसा है? लंबा। ये कैसा है? लंबा। ये कैसा है? बोना। ये कैसा है? बोना। हमें क्या दिखाई देगा? दो पादप लंबे दिखाई देंगे, दो पादप कैसे दिखाई देंगे? बोने। कहने का मतलब क्या हो गया है? कहने का मतलब यदि ये लंबा पादप विषम युग्मजी था, यदि ये पादप कैसा था? विषम युग्मजी। अगर ऐसा होता तो आधे पादप क्या होंगे? लंबे। और आधे पादप क्या होंगे? बोने। आधे पादप क्या होंगे? बोने। अगर ऐसा होगा, आधे लंबे होंगे और आधे बोने होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो लंबा पादप था वो कैसा था? वो हमारा विषम युग्मजी था। पता लग गया कि नहीं लग गया? इसका लक्षण प्रारूप अर्थात फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? दो पादप लंबे और दो बोने। कहने का मतलब 1:1। जितने लंबे हैं उतने ही क्या हैं? बोने। अगर हम इसका जीनोटाइप अनुपात देखें तो ये भी क्या होगा? 1:1।
तो आपसे पूछ ले कि अगर ये अप्रभावी, ये वाला होता विषम युग्मजी, तो ऐसा हमें दिखाई देगा। लेकिन मान के चल लो ये नहीं होता, ये होता तो क्या आता पूरा रिजल्ट? इसका भी हम संकरण इसके साथ करवा कर देख लेते हैं, बोने पादप के साथ। ये भी क्या है? अप्रभावी है। हम तो दोनों ही संभावनाएं मान के चल लेते हैं। यदि हम इनका संकरण करवाएंगे तो हमें ऐसे पादप प्राप्त होंगे। अगर ये लंबा पादप इस प्रकार का होता तो ये पादप देखो, ये भी लंबा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लंबा पादप, लंबा पादप, ये भी लंबा पादप, और ये भी कैसा पादप है? लंबा। मतलब सारे पादप लंबे हैं। सारे पादप कैसे हैं? लंबे। तो अगर इस पादप का संकरण, इस लंबे पादप का संकरण यदि मैं कैसे करवाऊं, यदि इस पादप का संकरण, जो कि मेरे को पता नहीं है इसका जीनोटाइप क्या है, इसका संकरण मैं अप्रभावी के साथ करवाऊंगा, यदि सारे पादप लंबे प्राप्त होंगे, यदि सारे पादप लंबे प्राप्त होंगे, तो मैं क्या बता दूंगा कि ये जो लंबा पादप था वो कैसा था? समयुग्मजी था। और इस कारण इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? ये वाला होगा। अगर इसका संकरण करवाने के बाद में आधे लंबे हुए आधे बोने हुए, तो मैं क्या बता दूंगा कि जो ये लंबा पादप है वो कैसा था? विषम युग्मजी था। कैसा था? विषम युग्मजी था। कहने का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैं बता सकता हूं कि नहीं बता सकता? इस परीक्षण के आधार पर मैं बता सकता हूं कि सारे पादप लंबे होंगे तो ये समयुग्मजी था। अगर आधे लंबे और आधे बोने प्राप्त हुए तो ये कैसा था? विषम युग्मजी। और इसी कारण से इसे क्या कहा गया है? परीक्षण संकरण कहा गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह परीक्षण संकरण वाला कंसेप्ट है यह भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंतर्गत हमने अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और साथ साथ में परीक्षण संकरण वाले टॉपिक को देखा है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो है यह आसानी से समझ में आया होगा, ये जो टॉपिक है ये आसानी से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। कमेंट में आपका पूर्ण रूप से जवाब दिया जाएगा। बाकी आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।